प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को 600 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों ने लिखा पत्र। वकीलों ने पत्र में कहा, कुछ खास समूह न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कर रहे हैं कोशिश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, अब 1 अप्रैल तक रहेंगे ईडी हिरासत में। ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को किया था गिरफ्तार। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका की ओर से की गई टिप्पणी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने जताई कड़ी आपत्ति। कहा, टिप्पणी अनुचित, भारत के कानूनी प्रक्रियाओं पर आरोप लगाना पूरी तरह अस्वीकार्य। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 88 सीटों के लिए अधिसूचना के साथ नामांकन जारी। 4 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे नामांकन। बिहार में पहले चरण की 4 सीटों पर नामांकन का काम हुआ पूरा। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर महाविकास अघाड़ी में संकट बरकरार। प्रकाश आंबेडकर ने संजय राउत पर साधा निशाना। शिवसेना शिंदे गुट ने जारी किए 8 उम्मीदवारों की पहली सूची। बिहार में पूर्णिया समेत कई सीटों पर महागठबंधन में फंसा पेंच। झारखंड में भाजपा और आजसू के 20 सीटों का बंटवारा तय। राज्य की 13 सीटों पर बीजेपी और गिरिडीह सीट पर आजसू लड़ेगी चुनाव। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने कहा, राज्य की सभी 14 सीटों पर जीत हासिल करेगी एनडीए। ओडिशा में बीजू जनता दल को बड़ा झटका। दिग्गज नेता भर्तृहरि महताब के साथ सिद्धांत मोहपात्रा और दमयंती बेसरा बीजेपी में हुए शामिल। महाराष्ट्र में फिल्म अभिनेता गोविंदा ने थामा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन। आसमान में दिखी भारत की ताकत। स्वदेशी तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान ने भरी सफल उड़ान। 18 मिनट तक हवा में हुई टेस्टिंग। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। लोकसभा चुनाव की गहमागहमी और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जारी बचाव के बीच देश भर के 600 से अधिक वरिष्ठ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक चिट्ठी भेजी है। इसमें लिखा गया है कि देश में लोगों का एक वर्ग न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को 600 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों के लिखे पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। करीब 50 साल पहले उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका यानी कमिटेड जुडिशियरी की बात कही थी। देश के जाने माने 600 से ज्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। पत्र लिखने वालों में वरिष्ठतम अधिवक्ता हरीश साल्वे से लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा समेत तमाम प्रमुख नाम शामिल हैं। इन वकीलों ने चिट्ठी में न्यायपालिका की अखंडता पर खतरे को लेकर चिंता जताई है। इन वकीलों का कहना है कि कुछ खास समूह न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और कोर्ट के फैसलों पर असर डाल रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि ये समूह राजनीतिक एजेंडों के साथ आधारहीन आरोप लगा रहे हैं और न्यायपालिका की छवि के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे राजनीतिक चेहरों से जुड़े मामलों में ये हथकंडे जाहिर तौर पर दिखते हैं। ऐसे मामलों में अदालती फैसलों को प्रभावित करने और न्यायपालिका को बदनाम करने के प्रयास सबसे अधिक स्पष्ट होते हैं। पत्र में कहा गया है कि कुछ खास समूह कथित तौर पर झूठे नैरेटिव गढ़कर न्यायपालिका के कामकाज की गलत छवि पेश करना चाहते हैं। ये समूह मौजूदा वक्त की अदालतों की तुलना कोर्ट्स के एक कथित स्वर्णिम युग से करते हैं ताकि न्यायिक फैसलों को प्रभावित किया जा सके और न्यायपालिका पर जनता के विश्वास को डिगाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वकीलों की चिट्ठी को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले ही उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था। वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं।
कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। इस मामले पर वकीलों का कहना है कि न्यायपालिका की गरिमा का सम्मान हर हाल में किया जाना चाहिए। देश की जनता और देश के जो भी जागरूक वकील हैं, मोर देन 99%, वो ऐसे जो किसी ढंग के हथकंडे को, किसी ढंग के जुडिशरी पर अटैक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ हमारे एडवोकेट भाई जो उनको जब रिलीफ मिल जाए तो तब ये कहना कि ये कोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, और जब उनको रिलीफ ना मिले तब इस तरीके से कहना कि गंदे तरीके से कर रही हैं, कोई प्रेशर हैं, किसी के दबाव में कर रही हैं, विक्टिमाइजेशन हो रहा है। ये इस तरीके की बात करना हमारा जो जुडिशरी को कमज़ोर करना है। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव भाटिया ने विपक्ष पर हमला बोला है। गौरव भाटिया ने इसे चिंताजनक बताया। जो लोग दबाव बनाते हैं न्यायपालिका पे, न्यायाधीशों पे आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं बिना प्रमाण के, ये चिंताजनक। मैं समझता हूं सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं ये खासकर अनर्गल बयान करना, न्यायपालिका को कमजोर करना, लोकतंत्र में इस तरह के अनर्गल बयानों का दबाव बनाने का कोई स्थान नहीं है। न्यायपालिका पर खतरा, राजनीतिक और पेशेवर दबाव से न्यायपालिका को बचाना शीर्षक वाली इस चिट्ठी में 600 से ज्यादा वकीलों के नाम हैं। इनमें आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्ज्वला पवार, उदय होला और स्वरूपमा चतुर्वेदी जैसे अन्य प्रमुख नाम भी शामिल हैं। वकीलों ने इस पत्र में किसी खास मामले का जिक्र तो नहीं किया है। हालांकि यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब अदालतें विपक्षी नेताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के कई बड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली आबकारी नीति के जरिए घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमती नहीं कम हो रही। कथित शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत 4 दिन और बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड फिर बढ़ गई है। अब उन्हें 1 अप्रैल तक प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में रहना होगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी रिमांड पर चल रहे अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान खुद दलीलें दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के सामने आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट होने की झूठी तस्वीर पेश की गई है और वो ईडी की जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। इस मामले पर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी केवल राजनीतिक कारणों से हुई है। सारा जो मामला है वो अदालत के समक्ष है और आज तक ईडी, सीबीआई छापेमारियां करती रही हैं, गिरफ्तारियां करती रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा ठोस सबूत एजेंसियों को नहीं मिला जिसके आधार पर वो कह सकें कि कोई भ्रष्टाचार हुआ है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। शराब नीति किसने बदली? अरविंद केजरीवाल ने। लूट खसोट किसने की? अरविंद केजरीवाल ने। उसमें राजनीति कहाँ से आ गई? और अगर इनको राजनीति दिख रही है तो जिन हाई कोर्ट्स के माननीय जजेस ने वो फाइल देखी जो ये कहा कि भाई जांच एजेंसी को अपना काम करना चाहिए, तो वो भी क्या राजनीति कर रहे हैं क्या? कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए हैं, लेकिन उनका एक व्यक्ति से सामना कराना है। साथ ही जब्त किए गए डिजिटल डेटा का भी परीक्षण करना है। ईडी ने कहा कि केजरीवाल अपने फोन और दूसरे डिजिटल माध्यमों के पासवर्ड का खुलासा नहीं कर रहे हैं। साथ ही ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जवाब देने में टालमटोल कर रहे हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि उनके पास सबूत हैं कि केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका की ओर से की गई टिप्पणी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि टिप्पणी अनुचित है और भारत की कानूनी प्रक्रियाओं पर आरोप लगाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। As you know that we've already, yesterday India had lodged its strong objection and protest with the senior official from the US Embassy
with regard to the comments made by the US State Department. The recent remarks by the State Department are unwarranted. Any such external imputation on our electoral and legal processes is completely unacceptable. In India, legal processes are driven only by the rule of law. Anyone who has similar ethos, especially fellow democracies, should have no difficulty in appreciating this fact. India is proud of its independent and robust democratic institutions. We are committed to protect them from any form of undue external influences. वहीं अरुणाचल प्रदेश पर चीन द्वारा किए गए बयानबाजी पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन के सभी बयान निराधार हैं। भारत का अरुणाचल को लेकर बेहद स्पष्ट नीति है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। China may repeat its baseless claims as many times as they want. That is not going to change our position. Arunachal Pradesh was, is and will remain and always remain an integral and inalienable part of India. लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर अधिसूचना के साथ ही आज नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई। दूसरे चरण में 88 सीटों के साथ ही साथ बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र की 13 विधानसभा क्षेत्रों में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बिहार में पहले चरण की 4 सीटों के लिए नामांकन के आखिरी दिन भी कई उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की अधिसूचना के साथ ही नामांकन भरने का काम शुरू हो गया। उम्मीदवार 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को होगी और 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 26 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें केरल की सभी 20 सीटें, कर्नाटक की 14 सीटें, राजस्थान की 13 सीटें, उत्तर प्रदेश की 8 सीटें, महाराष्ट्र की 8 सीटें, मध्य प्रदेश की 7 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा असम और बिहार की 5-5 सीटें, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीटें, जबकि त्रिपुरा, मणिपुर और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट शामिल है। वहीं बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र की 13 विधानसभा क्षेत्रों में भी 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सुरक्षा कारणों से बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट पर 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में बाहरी मणिपुर सीट की 15 विधानसभा क्षेत्रों में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस सीट के लिए चुनाव की अधिसूचना को पहले चरण के लिए जारी गजट अधिसूचना में शामिल किया गया था। बिहार में पहले चरण की 4 लोकसभा सीटों पर नामांकन के अंतिम दिन भी एनडीए और महागठबंधन समेत विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। गया सीट से हम पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी और आरजेडी उम्मीदवार कुमार सर्वजीत ने नामांकन दाखिल किया। वहीं जमुई सीट से एलजेपी रामविलास प्रत्याशी अरुण भारती और महागठबंधन प्रत्याशी अर्चना रविदास ने नामांकन किया। लड़ाई होती है, उसको बहुत आसान और बहुत कठिन हम नहीं मानते हैं। हम लड़ना जानते हैं, मनयोग से लड़ेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा हमको विश्वास है। पूरा भरोसा है मुझे कि गया जिला के चाहे कोई जाति धर्म के लोग हों, सबका हमें आशीर्वाद प्राप्त है और प्राप्त होगा। देश भर में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जा रहे हैं और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और बिहार में महागठबंधन में खींचतान जारी है। बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव कांग्रेस से पूर्णिया से टिकट चाहते हैं, लेकिन आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से मैदान में उतार रखा है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि पप्पू यादव क्या रुख अपनाते हैं। बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव खुद के चले दांव में ही फंस गए हैं। पूर्णिया से टिकट की आस में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव ने ये सोचा भी नहीं था कि गठबंधन का घटक दल राष्ट्रीय जनता दल ही उनके राह में कांटे बिछा देगा। दरअसल पूर्णिया लोकसभा सीट के लिए पप्पू यादव की खुली घोषणा के बावजूद लालू यादव ने यहां से बीमा भारती को टिकट दे दिया है। उधर कांग्रेस आला कमान लाचार दिखाई दे रहा है। हालांकि पप्पू यादव भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बीमा भारती को पूर्णिया से आरजेडी का टिकट मिलने के बाद पप्पू यादव ने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। पप्पू यादव अभी तक अपने रुख पर कायम है। हालांकि अब वे कांग्रेस में हैं, तो महागठबंधन धर्म का पालन करना उनकी मजबूरी बन चुका है। मतलब कांग्रेस पार्टी कुछ कर नहीं सकती और पप्पू यादव कुछ करने के काबिल ही नहीं बचे। पप्पू यादव कह रहे हैं कि वे पूर्णिया को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेंगे।
कांग्रेस की विचारधारा मेरे लिए सर्वोपरि है। पूर्णिया की जनता, खास तौर पर हर घर की माँ और बेटी पप्पू यादव को अपना भाई, अपना बेटा बना चुका है। तो इसीलिए निर्णय कभी नहीं बदलता और एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में इंडी गठबंधन की कोई मौजूदगी नहीं है। मैं लालू प्रसाद जी एक छत्र नेता हैं, उनकी मर्जी पर यहाँ महागठबंधन है, चाहे कांग्रेस हो चाहे वाम दल हो। लालू जी चाहेंगे तो इन लोगों को देंगे, न चाहेंगे तो नहीं देंगे। किन्हीं का, कांग्रेस का तो वजूद ही नहीं है। महाराष्ट्र में देखिए महागठबंधन की वही स्थिति है। महागठबंधन, इंडी गठबंधन जिसे कहते हैं, इसका कोई वजूद नहीं है। ये केवल मोदी जी को गाली देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसके सिवा इसका कोई वजूद नहीं है, चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो। बीमा भारती 23 मार्च को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई थी। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग लगभग तय मानी जा रही है, जिसमें आरजेडी को 26, कांग्रेस को 9, सीपीआई-एमएल को 3, सीपीआई-सीपीएम को 1-1 सीट पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। वहीं महायुति यानी एनडीए में सीट शेयरिंग पर लगभग सहमति बन गई है। शिवसेना शिंदे गुट ने 8 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए की महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक महायुति यानी एनडीए में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है और जल्द ही सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर विपक्षी गठबंधन में एकजुटता तो छोड़िए, अब कटुता नजर आने लगी है। गठबंधन तोड़ने के बाद अब प्रकाश अंबेडकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट के जरिए शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत पर करारा प्रहार किया। उन्होंने संजय राउत पर झूठ बोलने और पीठ में छुरा घोंपने का भी आरोप लगाया। उन्होंने गठबंधन धर्म पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये कैसा रिश्ता है कि एक तरफ गठबंधन का भ्रम दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ हमें गिराने की साजिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी पहले महाविकास अघाड़ी और इंडी अलायंस के साथ गठबंधन में थी, मगर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनने के बाद प्रकाश अंबेडकर ने गठबंधन से दूरी बना ली और लोकसभा की 9 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। हालांकि वंचित बहुजन अघाड़ी और महाविकास अघाड़ी के संबंधों के बारे में पूछे जाने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव 5वें चरण में है और अभी बातचीत के लिए पर्याप्त समय है। मैं कांग्रेस पार्टी एज ए होल मैं उनकी बात करता हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष ने कुछ टिप्पणी की उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। ये बात अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कही है तो उसके ऊपर मैं टिप्पणी करूँगा। ये बात अगर नाना पटोले जी, बाला साहेब थोराट जी ने की है या पृथ्वीराज चौहान जी ने की है तो मैं बात करूँगा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के मन में कोई दर्द हो सकता है। इसी प्रकार का दर्द हमें रामटेक और कोल्हापुर के सीट के बारे में है। सीटिंग है हमारी आघाड़ी में, इस प्रकार की बातचीत और चर्चा और सीट के अदला बदल हो जाती है। दरअसल बुधवार को शिवसेना यूबीटी ने एक तरफा तौर से पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस और एनसीपी में भारी नाराजगी देखने को मिली। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने तो कांग्रेस आलाकमान से गठबंधन तोड़ने की अपील भी कर डाली। हालांकि गुरुवार को कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि 1-2 सीटों को लेकर सहयोगियों से बातचीत जारी है और इसे जल्द सुलझा लिया जाएगा। So yesterday's list, there's nothing new. Issue about some Mumbai seats is there. We're still discussing some Mumbai seats. I think more or less we have reached an agreement. Maybe there is a issue about 1 or 2 seats each.
with NCP maybe a seat or so, with Shiv Sena a couple of seats. I think today we are meeting to plan out the campaign strategy, and this issue also will be discussed. इस बीच मुंबई में एनसीपी शरद गुट प्रमुख शरद पवार ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए अपने दल के नेताओं से मुलाकात की। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में गठबंधन धर्म का पालन न करने पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके शरद पवार के अगले कदम का सबको इंतजार है। हालांकि एनसीपी एससीपी ने उत्तर पूर्व मुंबई सीट पर अपना दावा ठोका है और कहा है कि अगर महाविकास आघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ती है तो सभी को ऐसा करना चाहिए। कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं वो तो देखो महाविकास आघाड़ी ने एक साथ रह के ही नाम अनाउंस करना चाहिए। अगर उन्होंने किए हैं तो फॉर्म तो भरा नहीं अभी तक, तो जो हमारी हक की सीट है वो हमें दे दे। हमारी राखी यादव तैयार है लड़ने के लिए तो वो फॉर्म भरेगी, लेकिन इस तरह से जोर जबरदस्ती से नहीं ना। तुम लोग जब दोस्त समझ के और एक साथ लड़ोगे तो हमारी जो हक की सीट है वो हमें मिलनी चाहिए। मोदी सरकार के विरोध में खड़े हुए महाविकास आघाड़ी गठबंधन में आपसी हितों का टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। गठबंधन में शामिल दल केवल अपना स्वार्थ साधने के चक्कर में खींचतान में लगे हुए हैं और गठबंधन धर्म को भूलते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन भरने का काम पूरा हो चुका है। दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान भी अब जोर पकड़ने लगा है। सभी दलों के नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर और शामली में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया, उन्होंने कहा कि जब वोट गलत हाथों में जाता है तो कैराना में पलायन होता है, कर्फ्यू लगता है, और जब यही वोट सही हाथों में जाता है तो कांवड़ यात्रा भी निकलती है, देश का विकास भी होता है। 17 के पहले यहां पलायन होता था, व्यापारी पलायन करता था, नागरिक पलायन करता था, लेकिन अब व्यापारी और यहां का नागरिक पलायन नहीं करता है, अपराधी अब यहां का पलायन करता है। पिछली सरकारों ने कर्फ्यू दिया और हमने आपको कावड़ यात्रा दी है। कावड़ यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकाली। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के डीडी हाट में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आज समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास और उत्थान की गारंटी मिल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 19 अप्रैल को प्रदेश की जनता विकास कार्यों को नई गति प्रदान करने के लिए भाजपा को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने जा रही है। वहीं तमिलनाडु की करूर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार एस ज्योतिमणि ने अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। करूर सीट पर कांग्रेस की एस ज्योतिमणि, एआईएडीएमके उम्मीदवार केआरएल थंगावेल और बीजेपी उम्मीदवार वीवी सेंथिनाथन के बीच त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की अधिसूचना के साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो गया है। पूर्वी त्रिपुरा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कृति देव सिंह ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा मौजूद रहे। कर्नाटक में जेडीएस उम्मीदवार प्रज्वाल रेवन्ना ने हासन लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान वे अपने समर्थकों के साथ नामांकन स्थल पर पहुंचे। बेंगलुरु ग्रामीण सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के भाई डीके सुरेश ने अपना नामांकन दाखिल किया। उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार और मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजुनाथ से होगा। कर्नाटक के मांड्या में बीजेपी और जेडीएस कार्यकर्ताओं और नेताओं की समन्वयक बैठक भी हुई। इसमें कर्नाटक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी भी शामिल हुए। बैठक में कर्नाटक की सभी 28 सीटों पर चुनाव में एक दूसरे को सहयोग करने की रणनीति पर चर्चा हुई। कर्नाटक में जेडीएस और बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं और सीट बंटवारों के तहत हासन, मांड्या और कोलार सीट जेडीएस को मिली है, जबकि बाकी 25 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के बीच बीजेपी लगातार अपना जनसमर्थन और आधार बढ़ा रही है। इसी कड़ी में आज बीजेपी में ओडिशा में बीजू जनता दल को बड़ा झटका लगा है। बीजेडी के वरिष्ठ नेता और कटक से सांसद भर्तृहरि महताब ने बीजेपी का दामन थामा है। साथ ही फिल्म स्टार और पूर्व सांसद सिद्धांत मोहापात्रा और पद्मश्री दमयंती बेसरा भी भाजपा में शामिल हुई।
उन्हें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने पार्टी में शामिल कराया। भर्तृहरि महताब को कटक लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी। भर्तृहरि महताब 1998 से 2019 तक लगातार कटक से जीतते रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं। एक निर्णय जीवन के एक पड़ाव में लेना अनिवार्य हो जाता है। पिछले 10 साल से जो मैंने अनुभव किया और मुझे लगा कि ये निर्णय सही होगा, इस समय भाजपा के साथ जुड़ना, एक नई टीम, नई शुरुआत, नई इनिंग्स में कुछ शुरू करने जा रहा हूं। मुझे आशा है आपका पूरा समर्थन मिलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि उड़ीसा में जो परिवर्तन होने जा रहा है, आप अगर उड़ीसा आए तो खुद देख सकेंगे। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता गोविंदा ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थाम लिया है। गोविंदा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय में शिवसेना की प्राथमिक सदस्यता हासिल की। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में पार्टी गतिविधियों में हमेशा सक्रिय रहने की बात कही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केरल का वित्तीय प्रबंधन एक बड़ी विफलता बन चुका है। उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रबंधन में वामपंथी सरकार की विफलता इसकी प्रमुख वजह है। केंद्रीय मंत्री थिरुवनंतपुरम में एनडीए सम्मेलन का उद्घाटन कर रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय आवंटन के संबंध में भ्रामक आंकड़े पेश कर रही है। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि केरल, जो कभी कई क्षेत्रों में अग्रणी राज्य हुआ करता था, अब कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत से भी नीचे चला गया है। माफिया मुख्तार अंसारी का 63 साल की उम्र में निधन हो गया है। गुरुवार को बादा जेल में मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा और इसके बाद तुरंत उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में अस्पताल में मुख्तार अंसारी को भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक भी रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक विशेष अदालत ने प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकवादी कुलविंदर जीत सिंह खानपुरिया समेत कुल 4 दोषियों को देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आपराधिक साजिश रचने और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए की धाराओं में उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए आतंकवादियों में मुख्य साजिशकर्ता कुलविंदर जीत सिंह उर्फ खानपुरिया शामिल है, जो 90 के दशक में कनॉट प्लेस में बम विस्फोट और दिल्ली के लाल किले पर ग्रेनेड हमले सहित कई आतंकवादी मामलों में शामिल था। वो पंजाब में लक्षित हत्याओं को अंजाम देने की साजिश सहित कई आतंकवादी मामलों में भी वांछित था। हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A ने आज बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सुविधा से अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। पहली उड़ान 18 मिनट की रही। LCA मार्क 1A विमानों का उन्नत संस्करण है, जो नई तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक रडार, संचार प्रणाली और युद्ध क्षमताओं से लैस है। इनमें सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए एरे रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर शूट, दृश्य सीमा से परे मिसाइलों से भी इसे सुसज्जित किया गया है। इस विमान में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में संशोधन को लेकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। देश भर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को अब पहले के मुकाबले प्रतिदिन के हिसाब से ज्यादा मजदूरी मिलेगी। सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में 3 से 10% तक का इजाफा किया है। पूरे भारत में औसत मनरेगा मजदूरी बढ़ोतरी 28 रुपये प्रतिदिन है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए औसत वेतन 289 रुपये होगा, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए 261 रुपये है। सरकार के इस नोटिफिकेशन से पता चलता है कि हरियाणा में प्रतिदिन अधिकतम 374 रुपये मजदूरी मिलेगी। गोवा और कर्नाटक में सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत मजदूरी में प्रतिदिन 4 से 10 रुपए तक की बढ़ोतरी को किए जाने को लेकर बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मनरेगा श्रमिकों को बधाई हो कि प्रधानमंत्री ने मजदूरी 7 रुपए बढ़ा दी है। महाराष्ट्र ठाणे में पहले इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हुआ है। पीरामल ग्रुप की सोसाइटी में इस्कॉन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। देश भर में इस्कॉन के करीब 800 से ज्यादा मंदिर हैं और किसी भी सोसाइटी के अंदर इस्कॉन का ये पहला मंदिर है। पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पीरामल ने कहा कि पूरी दुनिया में देश की अर्थव्यवस्था और सनातन का डंका बज रहा है। अजय पीरामल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अशोक श्रीवास्तव ने। हम मुंबई में हैं और मुंबई में एक विशेष प्रयोजन से हैं। यहाँ पर मुंबई में पीरामल वैकुंठ धाम एक सोसाइटी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस्कॉन मंदिर यहाँ पर उसकी स्थापना हुई है और यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जब रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स या इस तरह की सोसाइटीज़ होती हैं तो उसमें बड़ा फोकस जो है रहता है कि भाई लोग जिनके पास पैसा है वो देखते हैं स्विमिंग पूल है कि नहीं है, क्लब है कि नहीं है। मंदिर वो एक छोटी सी जगह हो जहाँ लोग जाके सिर्फ शीश नवा लें, उतना भर भाव होता है। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा जो मंदिर है, क्या उसके पीछे भाव ये भी है कि अब लोग ज़्यादा मंदिर जाने लगे हैं। लोगों को ज़्यादा जो है संस्कृति से, सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से और अपनी मूल जो जड़ें हैं उनकी प्रति लोगों का ज़्यादा लगाव है। क्या ये भी भाव रहा? आध्यात्मिक अगर कोई को ज्ञान मिले और कोई मंदिर में जाए या और कोई भी रिलीजियस जगह में जाए, उनको कुछ ना कुछ शांति मिलती है, इसीलिए हमने किया है। लेकिन ये भी बात सच है कि आजकल मंदिर में जाने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। आप काशी के हो, मैं देख रहा था नंबर, काशी के पहले साल में 1 करोड़ पिलग्रिम्स वहाँ जाते थे, अब बोलते हैं 8.5 करोड़ जा रहे हैं और ये बढ़ता ही जा रहा है। अयोध्या में मैं अभी गया था, मेरा ये सौभाग्य था कि 500 साल बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। जब मैं वहाँ था, वो बोल रहे हैं कि अयोध्या में वेटिकन से ज़्यादा लोग जाएंगे। 7 तो बड़ी 5 स्टार होटल खुल रही है। तब ये तो सब यही दिखा रहा है कि लोगों को इसमें अभी बहुत इंटरेस्ट है, तो ये खुशी की बात है। विश्व में सबसे बड़ी जो सभी बड़ी इकोनॉमीज़ में भारत का ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। कोविड में सभी लोग इतना ख़राब कर रहे थे, बड़ी से बड़ी इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था एकदम स्ट्रॉन्ग रही है। लोगों को पहली बार इतना जनधन, ये जो जैम है, चाहे वो जनधन अकाउंट्स है, आधार है, मोबाइल है, उससे कितना फ़ायदा हो रहा है, ये तो सबको दिखता है। ये बोलने वाले बोल सकते हैं, लेकिन आप ये ज़मीन से नहीं जुड़े हैं। और अब आइए नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शक्ति प्रदर्शनी कैटलॉग का शुभारंभ किया और राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी के 70वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि हम सब जानते हैं कि भारत की विचार और परंपरा में शक्ति के क्या मायने हैं। आज उसी शक्ति को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा भारत के दौरे पर हैं। आज वे भारत पहुंचे। दिमित्रो कुलेबा आज राजघाट भी गए। आपको बता दें कि रूस के साथ युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बार है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा विदेश यात्रा पर भारत का दौरा कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई टैक्स पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कांग्रेस की याचिकाओं में 4 साल से चल रही आयकर पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए के तहत उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को एक बार फिर समन जारी कर 2 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे और कॉर्बेट नेशनल पार्क में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में हरक सिंह रावत को समन जारी किया है।
रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 3 राज्यों में कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी के बाद एक प्रमुख साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया है। एनआईए की जांच से पता चला है कि मुजम्मिल शरीफ ने मामले में अन्य 2 आरोपियों को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की थी। मणिपुर पुलिस ने बिष्णुपुर में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 4 लोगों की पहचान सलाम रमेश्वर सिंह, टोंगब्रम ज्ञानजीत सिंह, पुखरेम इंगोचा सिंह और थोकचोम टेम्बा के रूप में की गई है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के स्कोर के आधार पर पीएचडी में दाखिला मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बताया कि यूजीसी काउंसिल की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत पीएचडी दाखिले के लिए नए नियमों को मंजूरी मिली है। इसके तहत नेट स्कोर के आधार पर 3 श्रेणियों में लाभ मिलेगा। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का मानना है कि आज देश खेल के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए डीडी न्यूज से अपने अनुभव भी साझा किए। उन्होंने कहा कि वे अपने स्कूल के दिनों से ही खो खो और अन्य खेलों से जुड़ी रहीं। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से खास बातचीत की हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी। आप लंबे समय से खो खो से भी जुड़ी रही हैं, हमें पता चला आपने खुद खो खो खेला है। जो टूर्नामेंट शुरू हुआ है दिल्ली में नेशनल चैंपियनशिप, इसके बारे में जो ये उत्साह नज़र आ रहा है खिलाड़ियों के बीच, क्या कहेंगे आप? शुरू से मैं कबड्डी और खो खो, मैंने बचपन में तो हम खूब खेले। मैं तो खो खो के हमारी वाइस कैप्टन हमारे स्कूल की होती थी। उसके बाद मैं कंटिन्यूसली जब इंदौर में आई, इंदौर में हमारे खेलों के मैदान की पद्धति है और हमारे इंदौर के कई ऐसे अच्छे लोग अपने अपने मैदान संभालते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। ये बहुत पुरानी परंपरा है। जब मैं कॉरपोरेटर बनी, पहली बार मैंने कॉरपोरेशन में प्रस्ताव रखा कि जो बड़े बड़े खेल के मैदान हैं उसको हमें कैसे कवर करना चाहिए। अब उस समय कॉरपोरेशन के पास पैसा नहीं था, तो मैंने प्रस्ताव रखा बाहर से दुकानें निकालो और अंदर से स्टेडियम का स्वरूप दे दो, ताकि खेलों के मैदान बच जाएंगे, अतिक्रमण नहीं होगा। जितने जितने स्कूल हैं या और भी खेल के मैदान हैं, हमने वो बचाने का प्रयास किया था उस समय और आज भी कंटिन्यू है। खो खो मिट्टी पे खेला जाता था, आज मैट पे है। आपने कहा कि मैदान बचाओ का जो एक अभियान भी लेके आप लोग चल रहे थे, आज सरकार खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम कर रही है। तो जो ये एक देश में खेलों को बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? अभी क्या है, आपको इंटरनेशनल करना है तो इंटरनेशनल नियमों के अनुसार ही करना पड़ता है, मगर ओरिजिनल प्रैक्टिस है। ये ओरिजिनल प्रैक्टिस तो हम मैदान में ही करते हैं ना। मिट्टी से जुड़ना जो हमारा है वो कहीं कम नहीं होगा और मैदानी खेल है। अच्छा, इसमें कुछ नहीं लगता है, साधन भी नहीं हो, केवल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दो। खेलों की भावना जो महत्व है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, संगठन। खेल सांघिक होता है, खेल व्यक्तिगत नहीं। व्यक्तिगत तो खेल अच्छा होना ही चाहिए, मगर जब तुम टीम के साथ खेलते हो उसका महत्व है, तो उससे संगठन शक्ति भी बढ़ेगी। ये थे पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश में सरकार जो है जो देसी खेल, जो स्वदेशी खेल है, उनके विकास को, उनके उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कोशिश यही है कि ये खेल अंतर्राष्ट्रीय मंच तक जाएं, एशियन गेम्स में जाएं, ओलंपिक्स में खेले जाएं, ताकि देश के नाम के साथ साथ खेलों का भी विकास हो, खेलों का भी प्रसार हो। कैमरामैन संजीव के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। इस टूर्नामेंट में देश भर के 1300 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल का कहना है कि राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो रहा है। सुधांशु मित्तल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। हमारे साथ हैं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल जी। सर, शानदार आगाज हुआ खो खो नेशनल चैंपियनशिप का, कितनी मेहनत लगी सर? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो परफॉर्मेंस होने वाला है, इसके लिए दिल्ली कितने तैयार है?
दिल्ली तो पूरी तरह तैयार है, दिल्ली दिलवालों की है और इसीलिए हमने मेजबानी करी और हमने कहा कि एक नए मापदंड खो खो के लिए स्थापित करेंगे, ना केवल खो खो के लिए, किसी भी गेम के राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए एक नए मापदंड हमने स्थापित करे। मुझे बहुत गर्व है ये कहते हुए। और मिट्टी से माटी की सुगंध लेके मैट तक जो खेल पहुंचा है, उस खेल को आप देखिए, यहाँ का वातावरण देखिए, लोगों में जोश है, उत्साह है और हिंदुस्तान की माटी का ये खेल विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। सर, देसी खेल है, स्वदेशी खेल है, मिट्टी से जो ये सफर मैट तक पहुंचा है, इसके लिए कितनी मेहनत लगी है और आगे हम क्या, हमारा टारगेट है, हमारा क्या लक्ष्य है? देखिए, मेहनत तो बहुत लगी। मैं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के सारे सहयोगियों को बधाई देना चाहता हूँ, खास तौर से त्यागी जी को जो सेक्रेटरी जनरल है। एक एक चीज़ सोच के कैसे बनेगा मैट, कैसे बनेगा, इसमें इंजरी तो नहीं होगी, हर चीज़ सोच के कराई गई और उसका नतीजा ये है कि वो मेहनत आज उसको मैट तक ले आई है। अब हमारी कल्पना विश्व कप जो है वो लंदन में करने की है, तब जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खो खो अपनी छाप छोड़ने वाला है। जमीनी स्तर पर हर जिले में जाकर खिलाड़ियों को तलाशना और उनको ये मंच देना कितना चैलेंजिंग था? देखिए, मेरे को गर्व से कहना पड़ता है कि आज 650 से ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे खो खो मौजूद है और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होती है, वहाँ से स्टेट चैंपियनशिप होती है, वहाँ से टीमें चुन के आती हैं और पूरा जो टैलेंट पूल है वो इतना बड़ा टैलेंट पूल है कि खो खो के खिलाड़ियों का स्तर देखिए आप, आपके मुंह से आह निकलती है, वाह निकलती है। ये मास्टर्स का गेम है और इस मास्टर्स के गेम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रोत्साहित करा है। आज उनके प्रयास से, उनके प्रोत्साहन से हम इसको इस पायदान तक लेके आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्दी ये एशियन गेम में सम्मिलित हो जाएगा और भारत, क्योंकि भारतीय खेल है, फिर एक स्वर्ण पदक का और हकदार बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, खेलेगा इंडिया तभी खिलेगा इंडिया, खेलोगे तो खिलोगे। इस जो ये मैसेज था, इसको कितनी हवा मिलती है इस गेम से? मैं दूरदर्शन का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दूरदर्शन ये खेल उनके कमरे तक लेके जा रहा है, उस गांव के उस झोपड़ी तक लेके जा रहा है जहां से ये खिलाड़ी निकले हुए हैं और वहां पे एक नई आशा जागी है, एक नया उत्साह जागा है। इसलिए खेलेगा इंडिया, सफल होगा इंडिया। सर, डीडी न्यूज़ के माध्यम से आप इन तमाम देश भर के खिलाड़ियों को क्या संदेश देंगे? मैं कहना चाहता हूँ, आपका भविष्य उज्जवल है। आज नौकरियां मिल रही है खो खो में, आज टीवी स्टार्स बन रहे हैं, आज जहां जा रहे हैं वहां प्रसिद्धि हो रही है। खेलो, तुम स्टार बनोगे। ये थे सुधांशु मित्तल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है, खो खो इस मैसेज को एक साकार रूप देने का पूरा प्रयास कर रहा है। देश भर के जो जिले भर में इस खेल को जो है फैलाने का काम हो रहा है। इसका एक हम जो उदाहरण है वो दिल्ली में देख सकते हैं, जहां पर नेशनल चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़। रुक करते अंतर्राष्ट्रीय जगत की तरफ। गाजा पट्टी में बीते 6 महीने से भीषण लड़ाई चल रही है। हमास के खिलाफ इजराइल के हमले लगातार तेज हो रहे हैं। इजरायली सेना ने शिफा अस्पताल की घेराबंदी जारी रखते हुए कम से कम 200 आतंकवादियों को मारने का दावा किया है। दूसरी ओर इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई में दक्षिण लेबनान में कम से कम 9 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए हैं। जारी लड़ाई के बीच संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगर जरूरी मानवीय सहायता नहीं पहुंची तो उत्तरी गजा जल्द ही अकाल की चपेट में आ सकता है। गाजा में आतंकी संगठन हमास के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान जारी है। इस बीच इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल में 10वें दिन भी अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए दावा किया है कि घेराबंदी शुरू होने के बाद से अब तक अस्पताल में और उसके आसपास लगभग 200 आतंकियों को मार दिया गया है। इसके अलावा सेना ने बताया है कि मरीजों और चिकित्सा टीमों को चिकित्सा उपचार जारी रखने के लिए IDF द्वारा स्थापित वैकल्पिक चिकित्सा सुविधाओं में पहुंचाया गया है। वहीं खान यूनिस के अल अमल इलाके में हमास को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। वहीं इजरायली सेना की हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई बढ़ती जा रही है। दोनों पक्षों के बीच हमलों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में लेबनान के दक्षिण में 2 अलग अलग इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के कम से कम 9 लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा पहले से तय अपनी अमेरिका यात्रा रद्द करने को लेकर व्हाइट हाउस ने प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरिन जीन पियरे ने कहा
कि इजराइल ने गाजा के दक्षिणी शहर रहाफ के लिए सैन्य योजनाओं पर उच्च स्तरीय बैठक को पुनर्निर्धारित करने के लिए कहा है। अब हम इस बैठक को लेकर नई तारीख पर चर्चा कर रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय रफा को लेकर बैठक को पुनर्निर्धारित करने के लिए सहमत हो गया है। इसलिए अब हम उनके साथ एक निश्चित तारीख के लिए काम कर रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से दोनों पक्षों के लिए काम करेगी। दूसरी तरफ अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि इजराइल और हमास के बीच बंधकों के लिए वार्ता जारी रह सकती है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बताया कि बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने वाला संघर्ष विराम अमेरिका, इजराइल और व्यापक क्षेत्र के हित में होगा। हम नहीं मानते कि बंधक वार्ता खत्म हो गई है। हमारा मानना है कि बंधकों की रिहाई के लिए प्रयास जारी रखने चाहिए। हम दोनों पक्षों के बीच मतभेदों को खत्म करने का प्रयास जारी रखेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने वाला युद्ध विराम अमेरिका, इजराइल और व्यापक क्षेत्र के हित में है। इस बीच फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि गाजा में अकाल को टालने का समय खत्म होता जा रहा है। एजेंसी ने कहा है कि अगर जरूरी मदद नहीं पहुंची तो उत्तरी गाजा जल्द ही अकाल की चपेट में आ सकता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक खान यूनुस में अल अमल अस्पताल के बंद हो जाने के बाद गाजा पट्टी में 36 में से केवल 10 अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हैं। उधर WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने गाजा में अस्पतालों पर हमलों को तत्काल रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मरीजों, नागरिकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए ये सबसे जरूरी कदम है। और 25 महीने से जारी रूस यूक्रेन संघर्ष में यूक्रेन के कई शहरों को रूस ने निशाना बनाया है। वहीं यूक्रेन ने 26 हमलावर रूसी ड्रोन विमानों को भी मार गिराने का दावा किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन खबरों को निराधार बताया है कि रूस का नाटो देशों पर हमले की कोई योजना है, लेकिन पश्चिमी देशों को आगाह भी करते हुए उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति की गई तो वो उसे मार गिराएगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को 25 महीने हो गए हैं, लेकिन ये कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। इस बीच यूक्रेन के कई शहरों को रूस लगातार निशाना बना रहा है। गुरुवार को रूस ने ड्रोन द्वारा ज़ापोरेज़िया शहर पर कई हमले किए, जिसमें कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा हमले में 2 लोगों के घायल होने की भी खबर है। वहीं यूक्रेनी सेना ने रूस के 28 हमलावर ड्रोनों में से 26 को मार गिराने का दावा किया। हमारी किस्मत अच्छी है जो यह ड्रोन यार्ड में गिरा और हम अभी भी जिंदा हैं। परमात्मा हमारी रक्षा करे। यह बिल्कुल असहनीय है। रूस आखिर क्यों ऐसा कर रहा है? हमारे लोग पीड़ित हैं और इस सब से क्या परिणाम निकलने वाला है? इनके बुरे परिणाम भुगतने होंगे। उधर दूसरी तरफ तोरज़ोक में हेलीकॉप्टर बेस का निरीक्षण करते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जोर देते हुए कहा है कि रूस का किसी भी नाटो देश पर कोई इरादा नहीं है और वह पोलैंड, बाल्टिक राज्यों या चेक गणराज्य पर हमला नहीं करेगा। पुतिन ने साथ ही पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति की गई तो उन्हें रूसी सेना द्वारा मार गिराया जाएगा। नाटो के साथ युद्ध करने की बात बिल्कुल बकवास है। कुछ अन्य देशों, पोलैंड, बाल्टिक राज्यों पर हमला करने की संभावना भी पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण है। अगर वे यूक्रेन को F-16 की आपूर्ति करते हैं तो इससे युद्ध के मैदान पर स्थिति नहीं बदलेगी। हम विमान को नष्ट कर देंगे। अगर उनका उपयोग तीसरे देशों के हवाई क्षेत्रों से किया जाता है तो वे हमारे लिए जरूरी लक्ष्य बन जाते हैं, चाहे वे कहीं भी स्थित हों। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने देश के उत्तर पूर्व में किलेबंदी का दौरा किया। यूक्रेन ने हाल के महीनों में किलेबंदी का निर्माण तेज कर दिया है, क्योंकि वह रूस के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों को और अधिक रचनात्मक स्तर पर स्थानांतरित कर रहा है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने सैन्य अस्पतालों में इलाज करा रहे यूक्रेनी सैनिकों से भी मुलाकात की और उन्हें पदक से भी सम्मानित किया। मैं आज यहाँ आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ और युद्ध के इन सभी वर्षों के दौरान आप रोजाना जो कर रहे हैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। यूक्रेन और हमारी संप्रभुता की रक्षा के लिए धन्यवाद।
मैं आपके और आपके परिवारों के अच्छे स्वास्थ्य और जीत की कामना करता हूं। हमारा भविष्य आप पर ही निर्भर है। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय द्वारा यूक्रेन युद्ध के दौरान कैदियों के साथ बर्ताव पर जारी रिपोर्ट में पाया गया है कि 2022 और 2023 में कम से कम 25 रूसी सैनिकों को युद्ध के मैदान से दूर मार गिराया गया था। इस पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूसी सैनिकों के खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए रूस कीव सरकार के सभी जिम्मेदार लोगों को दंडित करेगा। कीव शासन द्वारा किए गए सभी युद्ध अपराध पूरी तरह से सामने आ गए हैं। हम इन अपराधों से अच्छी तरह परिचित थे और निश्चित रूप से हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इन अपराधों के पीछे शामिल लोगों को उचित सजा मिले। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा कीव के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिमित्रो कुलेबा की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच वैश्विक मुद्दों को लेकर द्विपक्षीय वार्ता होगी। Ukraine conflict, Ukraine-Russia conflict. We continue to encourage peaceful resolution of the conflict through dialogue and diplomacy, and remain open to engaging all ways and means that would help achieve this objective. बहरहाल काफी लंबा समय बीत जाने के बाद भी दोनों पक्ष संघर्ष को खत्म करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, जिसका खमियाजा मासूम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। स्पेन ने ग्रैन कैनरिया द्वीप पर फंसे प्रवासियों को बचा लिया है। स्पेन के बचाव कर्मियों ने 2 जहाजों के जरिए द्वीप में फंसे प्रवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। ये प्रवासी ग्रैन कैनरिया से 10 मील दक्षिण में स्थित थे। अधिकारियों के मुताबिक बचाए गए लोगों की कुल संख्या 124 है, जिनमें 4 महिलाएं और 4 बच्चे भी शामिल हैं। कैनरिया द्वीप समूह के लिए अटलांटिक मार्ग पश्चिम अफ्रीका के यूरोपीय संघ में अनियमित प्रवास के लिए सबसे व्यस्त मार्ग माना जाता है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। अट्ठाईस राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश,